गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम अनीता कुमारी। वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी बुक स्टार्ट कर दी हूँ 11th क्लास का चैप्टर 2 कला एवं शहरी जीवन, उसी का आज थर्ड पार्ट से बताने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है शहरों में माल की आवाजाही। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उसके यहाँ खनिज संसाधन का अभाव था। मेसोपोटामिया में क्या था वहाँ पे कि खाद्य संसाधन बहुत ज़्यादा था, लेकिन वहाँ खनिज संसाधन का क्या था, अभाव था। खाने की सामान बहुत ज़्यादा थी और संसाधनों का सामान का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियाँ और गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। मतलब यहाँ क्या है कि संसाधन का अभाव तो था ही, और मार्ग में औजार बनाने के लिए क्या होता था, किसी भी मतलब भागों में औजार बनाने के लिए मोहरे और मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थर की कमी थी। वहाँ पे क्या था, मेसोपोटामिया में पत्थरों की कमी थी। और इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियाँ और गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए क्या होता था, कोई खास अच्छी किस्म नहीं थी, यानी वहाँ पे नहीं पाया जाता था। और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु भी वहाँ नहीं थे। और न ही इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामिया के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों का तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। यहाँ से क्वेश्चन क्या बना कि कहाँ से सोना, चांदी, रांगा और सीपी कहाँ से मंगाया जाता था, तो तुर्की और ईरान से मंगाया जाता था। देखिए इसका आंसर क्या होगा, तुर्की और ईरान से मंगाया जाता था। और वहाँ पे क्या होता था कि सोना चांदी, ये मेसोपोटामिया में सोना चांदी की बहुलता बहुत कम थी, और तुर्की और ईरान से मंगाए जाते थे लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी, ये सारी चीज़ें वहाँ से मंगाया जाता था, जिसके लिए वे क्या करते थे, अपना खाड़ी पार देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि अन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। इसको मंगवाने के लिए वो क्या करते थे, काफ़ी मात्रा में क्या करते थे, कपड़े, ये सारी चीज़ों को निर्यात करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधन की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने का बहुत कम गुंजाइश थी। मतलब कि क्या था वहाँ की खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी। मतलब वहाँ पे खेती नहीं की जाती थी, जिस तरह से इधर होता है, हम लोग के गांव में होता है, शहरों में तो नहीं, लेकिन गांव में होता है, तो उस तरह से वहाँ मेसोपोटामिया में नहीं होती थी। और नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता है जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन जो विदेशी अभियानों और विनियमों की निर्देशन करने में सक्षम हो। अब देखिए कि सामाजिक संगठन कैसे होंगे, जब विदेशी अभियानों और विनियमों को निर्देशन करने में सक्षम हो। यानी कि अगर हमारे देश में या फिर हमारे गाँव में अगर कृषि का उपज ठीक से नहीं होगा, तो हम लोग कैसे निर्यात करेंगे किसी भी वस्तु को। तो उसी तरह से वहाँ मेसोपोटामिया में क्या था कि वहाँ पे खेती नहीं होती थी, जिससे वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत होता था। अर्थव्यवस्था ठीक होने के बावजूद भी खेती नहीं होता था। तांबा, रांगा, चांदी, ये सब तुर्की और ईरान से मंगाया जाता था। फिर क्या होता था, मेसोपोटामिया के लोग ऐसे संगठन नहीं बना पाते थे। इसलिए नहीं बना पाते थे क्योंकि वहाँ पे कृषि का कार्य नहीं होता था। वहाँ पे क्या होता था कि मेसोपोटामिया में कि विदेशी अभियानों, विनियमों के निर्देश करने में क्या होते थे, वो सक्षम नहीं हो पाते थे। और दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। शिल्प और व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी। वहाँ पे भरवाई और पशुओं के पीठ पर रहकर बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ, कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता था। अब यहाँ पे क्या था मेसोपोटामिया में कि पीठ पर बैलगाड़ी से डालकर शहरों में अनाज या काठ, कोयला लाना भी मुश्किल होता था। अगर 4 लेन बोल दिया जाए कि 4 लेन मेसोपोटामिया के बारे में बताइए कि उनका शहरों में किस तरह से माल को ले जाया जाता था, तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये देखेंगे कि वहाँ का खनिज संसाधन अभाव था, पहला। दूसरा क्या था कि वहाँ पे औजार और मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थर नहीं मिलते थे, और खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों बनाने के पहिए, नावें बनाने के लिए कोई खास किस्में नहीं थी। वहाँ पे औजार और पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु उपलब्ध नहीं थी। उसके बाद
क्या होता था कि मेसोपोटामिया के लोगों को संगठन स्थापित करने की शुरुआत की गई, जिसमें क्या हुआ कि वे सक्षम नहीं होते थे क्योंकि कृषि कार्य वहाँ नहीं होता था ठीक से। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन अथवा शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी। वहाँ पे पशुओं को पीठ पर रखकर बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता था। अब देखिए मेसोपोटामिया की कहानी क्या है कि वहाँ पे जो भरवाही पशुओं को पीठ पर क्या करते थे कि बैलगाड़ी में डालकर शहरों में अनाज या काठ का कोयला लाना बहुत कठिन होता था और उसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा समय लगता था। जैसे कि बैलगाड़ी से सामान लेना तो समय लगेगा ही, तो ये हम क्या समझ सकते हैं हम लोग कि मेसोपोटामिया के बारे में अगर 4 लाइन बोलने के लिए बोल दिया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं किस तरह से वहाँ पे माल का ले आना ले जाना किया जाता था। तो वहाँ पे क्या किया जाता था कि बैलगाड़ी से डालकर शहरों में अनाज ले जाया जाता था, लेकिन बहुत कठिनाई होती थी, समय बहुत ज़्यादा लगता था। पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्च होते थे, मतलब पशुओं के लिए भी खाने के लिए जो दिया जाता था चारा, उस पर भी खर्च होता था। शहरी अर्थव्यवस्था उसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती थी, मतलब शहर क्या होता था कि वहाँ चारा की व्यवस्था नहीं होते थे, जिससे शहरी अर्थव्यवस्था क्या होता था, उनको बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होते थे। परिवहन का सबसे सस्ता तरीका जलमार्ग ही होता था वहाँ पे मेसोपोटामिया में। अनाज के बोरों में लदी हुई नावें या बाजरी नदी धारा अथवा हवा के वेग से चलते हैं, जिससे कोई खर्चा नहीं लगता। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। अगर हम जानवर से कार्य कराएंगे तो उन्हें भूखे तो नहीं ना कराएंगे, तो उनसे चारा मतलब उनको खिलाना पड़ेगा, तभी तो माल को ढुलाई करेंगे जानवर। तो जिससे क्या होता था कि वहाँ के मेसोपोटामिया के लोग ये चारा के लिए उन्हें बहुत दिक्कत होता था। और पुराने मेसोपोटामिया की नहरें प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। यहाँ पे क्या है कहानी कि मेसोपोटामिया की नहरें जो थी वो प्राकृतिक जलधाराएं छोटी और बड़ी बस्तियों के बीच में माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। और इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया है उसे पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा कि फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी अधिक महत्वपूर्ण थी। तो ये क्या था, शहरों में माल की आवाजाही। उम्मीद है कि आप लोग मेसोपोटामिया के बारे में 4 लाइन बोल सकते हैं कि किस तरह से वहाँ माल ढोया जाता था, क्योंकि वहाँ अर्थव्यवस्था ठीक था लेकिन खनिज संसाधन का अभाव था। और वहाँ पे सोना चांदी तुर्की और ईरान से मंगाया जाता था। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा वहाँ कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। उसके बाद जब जानवर से काम कराएंगे तो उनको चारा के लिए उन्हें चारा के लिए तो कहीं से व्यवस्था करना पड़ता था, उन्हें खिलाना पड़ता था, जिससे शहरी जीवन लोग को बहुत कठिनाई होता था, नहीं हो पाता था। अब चलते हैं लेखन कला का विकास। लेखन कला का विकास क्या, शॉर्ट फॉर्म में ही बताते जाएंगे क्योंकि लंबा चैप्टर है, तो बस कहानी जैसा बताएंगे, आप लोग को समझ में बिल्कुल आएगा। लेखन कला का विकास। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चारित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती। इस मौखिक या शाब्दिक भाव व्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। अब यहाँ क्या है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला किस टाइप से था, मैं पुस्तक में भी दिखा देती हूँ। देखिए, किला अक्षर का संकेत है ये, इस तरह से वहाँ पे लिखाया जाता था। देखिए, चिकनी मिट्टी पे पट्टिकाएँ लगभग 3200। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बॉक्स वाला आता है कि चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएँ लगभग 3200 ईस्वी पूर्व। प्रत्येक पट्टिका की ऊंचाई 3.5 मीटर या उससे कम है। इन पट्टिकाओं पर बने संकेत चित्र बैल, मछली, अनाज और नाव के हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बना, आप लोग को पूछेगा एग्जाम में TRF4 के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए कि मेसोपोटामिया में जो पट्टिका बनी हुई थी 3.5 सेंटीमीटर, वो जो उसमें कम से कम किन पट्टिकाओं की बनी होती थी, उनमें जो था कौन सा चित्र था, कितने तरह के चित्र थे, 3 तरह के, 4 तरह के, 5 तरह के कि 6 तरह के, तो 3 तरह के थे, बैल, मछली और अनाज। एक इस तरह से क्वेश्चन बना। एक बना कि मेसोपोटामिया में जो 3.5 जो पट्टिका पाए गए थे उनमें कितने तरह, मतलब कौन कौन से नामों के चित्र था, मतलब कि किस चीज़ों का चित्र था। तो बैल, मछली और अनाज, बैल, मछली और अनाज।
ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेसोपोटामिया का जो पहला पट्टिका पाई गई थी वो लगभग 3200 ईस्वी में पाई गई थी। कब? 3200 ईस्वी में। क्वेश्चन इससे भी बना, यहाँ से एगो क्वेश्चन बना कि मेसोपोटामिया में पहली पट्टिका पाई गई थी लगभग 3200 ईस्वी में पाया गया था। उसके बाद यहाँ पे क्या था कि मछलियाँ, रोटी आदि की लगभग 500 सूचियाँ मिली है। बैल, मछलियाँ और रोटी, बैल, मछलियाँ और रोटी यानी अनाज की 500 सूचियाँ मिली है, जो वहाँ के दक्षिण शहर उरू के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होती है। लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का अस्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ने लगी। मतलब कि लेखन कला कब से स्टार्ट हो गई थी? कहाँ से? मेसोपोटामिया से। तो उन लोग को जब लेखन कला शुरुआत हुआ था, तो जब ये शुरुआत हो गया लेखन कला का, तो लेन देन का हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ने लगी। तब शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे और उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। तो ये हम लोग देखें कि शहरों में माल की आवाजाही कैसे होती थी और लेखन कला का विकास कैसे हुआ था। तो लेखन कला का विकास 3200 ईस्वी पूर्व में हुआ था और उसमें बैलों और मछली, रोटियों का कितना सूचियाँ मिली थी? तो 500 सूची मिली थी। और लेखन कला कब से स्टार्ट हो गया था? जब हिसाब किताब करने की ज़रूरत पड़ने लगी। तो आप लोग 4 लाइन बोल सकते हैं मेसोपोटामिया के बारे में, उनके माल के आवाजाही के बारे में, लेखन कला के विकास के बारे में। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ही बताएंगे, ज़्यादा बहुत लंबा चैप्टर है। लेखन का प्रयोग क्या देखेंगे अब? लेखन का प्रयोग कैसे होता था। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक एन मार्कर के बारे में लिखे गए सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एवं अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे आगे आपके लिए। शहरी जीवन, यहाँ पे लेखन का प्रयोग के बारे में कहानी है कि यहाँ पे क्या हुआ था कि उरुक एक प्राचीन शासक था। उरुक के एक प्राचीन शासक था जिनका क्या नाम था? एन मार्कर। इनके बारे में लिखा गया है कि सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है कि मेसोपोटामिया की जो परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था। उरुक क्या था? उरुक एक प्रकार का क्या था? व्यक्ति का नाम है, जगह का नाम है, या फिर शहर का नाम है? तो क्या होगा आंसर? शहर का नाम है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? शहर का नाम था। उरुक क्या था? एक शहर का नाम है। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए। अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था उरुक को। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं सुमेर के बारे में। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मार्कर के साथ जोड़ा जाता है। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को किया जाता है? एन मार्कर के साथ जोड़ा जाता है। उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है यह कोई नहीं जानता। एन मार्कर अपने शब्दों के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगवाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरटा नाम के एक सुंदर देश के शासक के पास काम के लिए उसने अपना एक दूत भेजा। अब यहाँ पे कहानी क्या है कि सुमेर के व्यापार में पहली घटना क्या था? एन मार्कर के साथ जोड़ा गया था। उस महाकाव्य में क्या लिखा गया था कि व्यापार होता था कि कोई नहीं जानता था कि एन मार्कर अपने शहर के सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और बहुमूल्य रत्न और धातुएं मंगवाना चाहता है। कोई नहीं जानते थे एन मार्कर के बारे में। लेकिन फिर क्या हुआ कि एन मार्कर के दूत का नाम था अरटा। क्या नाम था? अरटा। एक नाम के एक सुंदर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उससे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता उतरता रहा। जब वह पहाड़ पर जाता तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सुसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। उसने 5 पर्वतमालाएं और 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो दूत उसका था अरटा, वे क्या किया कि सुदूर देश के शासक के पास भेजा। ठीक है, वह सुदूर देश के पास गया।
उसके बाद क्या हुआ कि वो दूत जो था राजा के आदेश का पालन किया। किसका पालन किया? राजा का। राजा कौन था? एनमार्कर। वह रात के चांद के तारों की रोशनी उसे सूचित दिशा के अनुसार वह दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। रास्ते में आने से उन्हें ऊंचे नीचे पहाड़ी भी मिलने लगा। किसे? अरटा को। ऊपर चढ़ते गया। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ तलहटों में रहने वाले सूसा एक नगर के लोग थे। सूसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। मतलब सूसा क्या था? नगर के लोगों ने उसे चूहों की तरह नमस्कार किया। किसे? अरटा को। उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। दूत जो अरटा के मुखिया था लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया। मतलब उसका जो राजा था जिसका नाम था एनमार्कर, वो अपना एक दूत भेजा जिसका नाम था अरटा, और वो बोला कि जहाँ मैं भेज रहा हूँ वहाँ तुम जाओ और वहाँ से तुम्हें लाजवर्द चांदी और सोना ये सारी चीज़ें लाना होगा। वे बहुत सारी स्थिति से गुजरा बेचारा। दूर जो दूत था अरटा पहाड़ों को लांघा, ऊंचे नीचे पहाड़ों को लांघते हुए गया, चढ़ता गया। रोशनी जो रात में रोशनी दिन में रोशनी होता है वो सारी चीज़ों को देखते गया और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश भी किया तो उन्हें लाजवर्द चांदी नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ कि बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। उन्हें क्या हुआ? दूत को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसके बावजूद कि वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरूर के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अंत में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त ही नहीं कर पाया और उसने एनमार्कर को संदेशों को घाल मेल कर दिया। तब राजा एनमार्कर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए, और उन दिनों मिट्टी के शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। जब वे राजा जो थे एनमार्कर, वे अपने दूत अरटा को चांदी और लाजवाब ये सभी सोना चांदी लाने के लिए भेजे तो वो खाली हाथ ही लौटा। जब वो जा कर के उसका जो दूत है अरटा जाकर बोला अपने राजा को एनमार्कर को कि हमें नहीं मिला, लाजवर्द और चांदी सोना नहीं मिला। तो एनमार्कर क्या किए कि वे अपने आप में फैसला किए और वो अपने आप में सोचने लगे कि अगर नहीं मिला ये सब चीज़ तो मैं कुछ और उपाय करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि चिकनी मिट्टी आप लोग जानते हैं जिससे चूल्हा भी पारा जाता है, चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। चिकनी मिट्टी का क्या किया, वहाँ पे पट्टिका यानी कि वहाँ पे दिखाते हैं अभी कैसे बनाए, इस तरह से बनाए। देखिए ये चिकनी मिट्टी का इस टाइप से पट्टिका बनाए और इस तरह से लिखना स्टार्ट कर दिए। और उस समय मेसोपोटामिया में ये लिखने का रीत नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ कि मिट्टी के पट्टिका बनाए और उस पर शब्द लिख दिए, और उन दिनों मिट्टी का शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। तो ये लेखन का प्रयोग मेसोपोटामिया के बारे में, राजा और उसके दूत के बारे में मैं बताई। उसके बाद यहाँ पे क्या है, दक्षिण मेसोपोटामिया शहरी मंदिर का राजा। हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा बच गया। इसमें देखिए क्या है, जब वो मिट्टी से लिखने लगे पट्टिका पे तो उन्हें क्या मिला वो देखिए। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरटा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की। उच्चारित शब्द किलाकर शब्द थे, मतलब जब वो मिट्टी से बनाए थे पट्टिका पर लिखे थे तो वे क्या हुआ था, किलाकर शब्द थे। उसे देखते हूँ उसकी त्योरियाँ चढ़ गई, उसने पट्टिका पर नज़र गड़ाए रखी। इस घटना के शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकलता है जो जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार लेखन की व्यवस्था की थी। कौन राजा? क्या नाम था? एनमार्कर। और काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठा करने के दूर दूर भेजने के साधन तो था ही, साथ ही उसे मेसोपोटामिया की शहरी सांस्कृतिक उत्कृष्टि की भी झलक मिलती है। कहने का तात्पर्य है लेखन कला का सबसे शुरुआत मतलब लिखने का स्टार्ट कौन किया था? एनमार्कर किया था। जब अपने दूत को भेजा तो वो दूत नहीं खोजबीन कर पाया, लाजवर्द मनी ये सारी चीज़ें चांदी सोना नहीं ला पाया। तो अपने आप में राजा दिमाग लगाया और वे क्या किया, चिकनी मिट्टी को एक पट्टिका बनाया और उसी में लिखने का स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले कौन राजा था मेसोपोटामिया में जो सबसे पहले लेखन कला स्टार्ट किया था? एनमार्कर। और उसका दूत का क्या नाम था? तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा अरट्टा। क्या था? अरट्टा। तो आज यहीं तक, अब फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।